साहब की कहानी बचपन से लेकर 56 तक। सुनो भाई ध्यान लगाकर सुना रहा हूँ, दो लाइन गाकर अवैसी भाई के कहानी। दोस्तों ये बात है आज से लगभग 56 साल पहले की। 13 मई 1969 को भारत के मुकद्दस सरजमीन हैदराबाद के मशहूर सियासतदान AIMIM के प्रमुख सलाउद्दीन ओवैसी साहब के घर एक बच्चे की विलादत होती है। बच्चे का नाम रखा गया असुद्दीन ओवैसी। 13 मई 1969 जन्म हुआ अवैसी पुत्र, जो आगे चलकर सियासती में कदम रखने वाला था, ना डरने वाला ना झुकने वाला था, बातिल को बातिल और कातिल को कातिल कहने वाला, हक की आवाज उठाने वाला था। दोस्तों आपको बताते चले कि असुद्दीन ओवैसी साहब 4 भाई बहन हैं। चारों भाई बहन में असुद्दीन ओवैसी साहब सबसे बड़े हैं। दूसरा भाई का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी और तीसरा भाई का नाम बुरहानुद्दीन ओवैसी और बहन आमीन सुल्ताना है। असुद्दीन ओवैसी साहब के दादा का नाम अब्दुल वहीद ओवैसी, पिता सलाउद्दीन ओवैसी, दादा अब्दुल वहीद ओवैसी। ओवैसी साहब की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के स्कूल से ही हुई। स्कूल टाइम का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हैदराबाद में चुनाव होने को थे। उस वक्त ओवैसी साहब की उम्र लगभग 10 वर्ष के ही थे। AIMIM चुनावी मैदान में थे। ओवैसी ऐसे ही एक रैली में शामिल होने के लिए चले जाते हैं और माइक पकड़कर भाषण देने लगते हैं। जब ये बात पिता सलाउद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंची, सलाउद्दीन ओवैसी अपने बेटे असुद्दीन ओवैसी को खूब डांटा और फटकार लगाया। कहा कि अभी तुम्हारी उम्र राजनीति करने की नहीं है, अभी तुम फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन असुद्दीन ओवैसी साहब को पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी था। स्कूल पढ़ाई पूरा करने के बाद असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के प्रतिष्ठित निजाम कॉलेज में दाखिला ले लिया। असुद्दीन ओवैसी के दोस्त और पुलिस अधिकारी CV आनंद सर बताते हैं असुद्दीन ओवैसी एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा फनी था और कभी इनका नाम लोकल लीग के मशहूर क्रिकेटर में लिया जाता था। असुद्दीन ओवैसी क्रिकेट की दुनिया में मगन हो रहे थे, लेकिन असुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी साहब चाहते थे कि उनका बेटा विदेश जाकर कानून की पढ़ाई करे। असुद्दीन ओवैसी साहब पिता के बात मान लिए और साल 1989 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और लंदन में उनका दाखिला लिंकन इन कॉलेज में करा दिया गया। लंदन जाने के बाद असुद्दीन ओवैसी साहब की जिंदगी में क्रिकेट धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। असुद्दीन ओवैसी लंदन तो पहुंच गए थे, लेकिन उनको खाना बनाना नहीं आता था और वहां बावर्ची की भी सहूलियत नहीं थी। और ऐसे में उनका राहत बने एक क्लासमेट जिनका नाम था अभिषेक। अभिषेक पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे। अभिषेक और ओवैसी की दोस्ती सिगरेट पीने से शुरू हुई थी। लंदन में रहते हुए ओवैसी को भी लत लग गए थे। हालांकि बाद में उन्हें अपने सेहत का एहसास हुआ तो इस बुरी आदत से तौबा कर लिया। अभिषेक और ओवैसी की दोस्ती इतनी खास थी कि वर्षों तक अभिषेक ओवैसी साहब को खाना बनाकर खिलाते रहे। लंदन के दिनों का एक और किस्सा है। ओवैसी साहब को घर से ज्यादा फिजूल पैसे नहीं मिलते थे। पिता सांसद थे, फिर भी बाकी भारतीयों की तरह पॉकेट मनी के लिए ओवैसी पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की। कभी स्टोर में हेल्पर बने तो कभी सफाई का काम किया। दोस्तों ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता गया और साल 1994 में असुद्दीन ओवैसी ने लॉ का फाइनल एग्जाम दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये परीक्षा पास कर पाएंगे और इसी बेफिक्री में घूमने के लिए शिकागो निकल गए। रिजल्ट का दिन आया तो शिकागो से ही ओवैसी अपने दोस्त अभिषेक को फोन मिलाया और पूछा रिजल्ट का क्या हुआ। पता चला अभिषेक फेल हो गए और ओवैसी पास हो गया। पास होने की खुशी पिता सलाउद्दीन ओवैसी साहब को जैसे हुई तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उस वक्त भारत में करीब रात के 1:30 बज रहे थे। सांसद पिता सलाउद्दीन ओवैसी बेटे के पास होने की खुशी में बीच रात में ही मिठाइयाँ बांटने लगे। इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी कि उनके बेटे ने गांधी, नेहरू और पटेल की तरह विदेश से वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी। लॉ की डिग्री लेने के बाद असुद्दीन ओवैसी वापस भारत यानी हैदराबाद लौटते हैं और वहीं से होती है उनकी राजनीति का शुरुआत। किया पढ़ाई जाके लंदन, जानते हैं सारे इंडियन, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन। लेकिन ओवैसी की राजनीति को समझने से पहले
उनके पार्टी AIMIM को समझना होगा, जिसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है। आगे है मजेदार कहानी, बने रहो वीडियो के भीतर। असदुद्दीन ओवैसी के दादा ने एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का रूप दिया जो भारत के संविधान के अनुसार चलने की कसम खाती है। साथ ही हैदराबाद के उस वक्त की राजनीति पर एक नजर मारेंगे, जिसके चलते ओवैसी को ना चाहते हुए राजनीति में कदम रखना पड़ा। हैदराबाद आजादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। यहाँ एक राजघराने की हुकूमत थी जिन्हें निजाम कहा जाता था। इसी हैदराबाद में एक शख्स रहता था जिनका नाम नवाब महमूद नवाज खान। नवाज खान निजाम के हुकूमत के समर्थक थे। हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय को एक करने की उद्देश्य से उन्होंने एक संस्था की नींव रखी, जिनका नाम था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM। जैसे जैसे भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था, हैदराबाद के हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा था। MIM पर मुस्लिम को भड़काने के आरोप लग रहे थे और इधर MIM का बालदौर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ गए थे जो पहले रजाकारों का नेता हुआ करता था। नाम था कासिम रिजवी। रजाकार यानी वो लोग जो भारत से अलग मुल्क पाकिस्तान की समर्थन करते थे। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। पाकिस्तान बनने पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन भारत अब भी करीब 565 अलग अलग प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक था हैदराबाद। निजाम हुकूमत भारत के विलय के पक्ष में नहीं थी। MIM के नेता कासिम रिजवी निजाम के फैसले के साथ खड़ा था। इसी बीच राजकारों ने हैदराबाद में खूब हिंसा की। हिंदुओं के साथ साथ उन मुसलमानों का भी खून बहाया गया जो भारत में शामिल होना चाहते थे। ऐसे में भारत सरकार ने हैदराबाद में ऑपरेशन फोर्स के तहत फौज उतार दी और 17 सितंबर 1948 को निजाम हुकूमत ने घुटने टेक दिए। रजाकारों की हार हुई और इधर कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। MIM के जितने भी बड़े लीडर थे वो सब पाकिस्तान चले गए। MIM के दफ्तर दारुल सलाम को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। पूरे 10 साल तक MIM पाबंदियों के घेरे में रहे। साल 1957 में कासिम रिजवी की रिहा हुई। उन्होंने MIM को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। थक हार कर वो भी पाकिस्तान चले गए। इन सब के बीच एक पढ़ा लिखा नौजवान सामने आया जिसने MIM की पुरानी पाकिस्तानी परछवि से अलग इस संस्था को एक नई विचारधाराओं की ओर ले जाने की पहल की। उस नेता का नाम था बैरिस्टर अब्दुल वहीद ओवैसी। वहीद ओवैसी ने MIM यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदलकर AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया। AIMIM ने नया संविधान बनाया और उसे एक राजनीतिक पार्टी बना दिया, जिसके तहत ये तय किया गया कि ये पार्टी भारतीय संविधान के मुताबिक चलेगा। 1960 में AIMIM ने पहली बार हैदराबाद नगर निगम का चुनाव लड़ा। AIMIM ने 64 सीटों में से 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 19 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। धीरे धीरे AIMIM ने लोकसभा और विधानसभा में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। अब्दुल वहीद ओवैसी ने अपने बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को भी राजनीति में एंट्री करा दिया। पहले वो मुंशी कॉर्पोरेशन की चुनाव लड़े, वहां जीत दर्ज किए। इसके बाद वो हैदराबाद के 4 मीनार सीटों से विधायक लड़कर जीते। साल 1975 में अब्दुल वहीद ओवैसी साहब का इंतकाल हो गया। सलाउद्दीन ओवैसी साहब पार्टी के मुखिया बने। कहा जाता है सलाउद्दीन ओवैसी काफी आक्रामक नेता हुआ करते थे। साल 1984 में देश भर में लोकसभा चुनाव हुए। सलाउद्दीन ओवैसी साहब इस बार हैदराबाद सीटों से चुनावी मैदान में उतरे। चुनाव हुई, नतीजा सलाउद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में गया। जीत ऐसी रही कि हैदराबाद की सीट आज तक AIMIM के हाथ से नहीं निकली। साल 1986 में फिर से नगर निगम के चुनाव हुए। इस चुनाव में AIMIM सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। अगले कई सालों तक
शहर के नियर AIMIM से ही रही। फिर आया 6 दिसंबर 1992 के दिन। इस दिन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया। हैदराबाद में एक बार फिर दंगे भड़क उठे। इस बार तनाव सिर्फ हैदराबाद के सड़कों पर ही नहीं बल्कि AIMIM के भीतर भी था। पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान ने सलाउद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुपचाप बैठकर कांग्रेस के साथ मिलकर राम जन्मभूमि आंदोलन को बढ़ने दिया। धीरे धीरे ये बात हैदराबाद के आम लोगों के बीच फैलने लगी कि सलाउद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम का साथ नहीं दिया। अपने ऊपर लगे आरोप के जवाब में सलाउद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मशहूर मक्का मस्जिद पहुंचे। मस्जिद में भारी भीड़ जमा थी। भीड़ के सामने सलाउद्दीन ओवैसी ने इस्लाम की सबसे बड़ी किताब कुरान को हाथ में लिए और उसे अपने माथे से लगाकर कहा, उनके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं किया। सलाउद्दीन ओवैसी ने भीड़ के सामने ऐलान किया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाए, और अगर अमानुल्लाह झूठ बोल रहा है तो वो और उसकी औलाद बर्बाद हो जाए। इस टकराव के बाद AIMIM 2 हिस्सों में बट गए। अमानुल्लाह खान ने अलग अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा मजलिस बचाओ तहरीक यानी MBT। ये वही दौर था जब सलाउद्दीन ओवैसी के बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी लंदन से वकालत की डिग्री लेकर हैदराबाद आ चुके थे और यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। ये साल 1994 की बात है। कहा जाता था कि AIMIM रिक्शा चलाने वालों की पार्टी है। 1-2 लोगों को छोड़कर पार्टी के भीतर कोई पढ़ा लिखा हुआ चेहरा नहीं था। पिता सलाउद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन पिता के कहने पर उन्हें चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। लिहाजा 1994 में असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के टिकट पर हैदराबाद के 4 मीनार से चुनाव लड़ा और मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को गिरा दिया। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार ही 40,000 वोटों से चुनाव जीता। असदुद्दीन ओवैसी अब विधायक बन चुके थे। साल 1995 में इसी साल असदुद्दीन ओवैसी साहब के परिवार में एक ऐसा घटना हुई जब उनके परिवार में एक लव मैरिज के चलते दरार पड़ गए। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के गुलबर्ग शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक ईसाई लड़की से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में अपने पिता से बात की, लेकिन पिता राजी नहीं हुए। इसके बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी ने पिता के फैसले से खिलाफ जाकर ईसाई लड़की से शादी कर ली। जबकि ये बात ओवैसी परिवार तक पहुंची तो मानो घर में कयामत आ गई। सलाउद्दीन ओवैसी बेटे के ये फैसले से आग बबूला हो गए। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी करीब 3 साल तक घर से दूर अपनी पत्नी के साथ इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान उनके पत्नी ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर फरजाना रख लिया। इसके बावजूद पिता सलाउद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी से नाराज थे और साल 1998 में पिता सलाउद्दीन ओवैसी की तबीयत काफी बिगड़ गई। तब अकबरुद्दीन ओवैसी पिता से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद बेटे की बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार पिता सलाउद्दीन ओवैसी ने बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी को और बहू फरजाना को अपना लिया। इस साल परिवार की दूरियां तो मिट गई थी, लेकिन इसके अगले ही साल एक वाकया ऐसा हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भूल नहीं पाते। दोस्तों, ये बात है साल 1998 की। हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव लगातार बना हुआ था। इसी दौरान 4 मीनार इलाके से गणेश जी की मूर्ति का जुलूस निकला। कुछ जगहों पर पत्थर फेंके जाने की खबरें तेजी से फैलने लगी।
खबर मिलते ही उस इलाके के विधायक असुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंची। असुद्दीन ओवैसी के मुताबिक वे वहां सिर्फ इसलिए पहुंचे ताकि हालात काबू में आ सके, लेकिन आंध्र प्रदेश के पुलिस ने उन पर भीड़ को उकसाने और दंगा भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामलों में ओवैसी करीब 6 हफ्ते तक जेल में रहे। यही वो पहला मौका था जब असुद्दीन ओवैसी को जेल जाना पड़ा। एक नहीं 5-5 मरतबा जेल गया हूँ। इस घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी बताते हैं कि नायडू बाबू की टीबीपी बीजेपी गठबंधन सरकार उन्हें परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे। मीडिया में छपे रिपोर्ट के मुताबिक जब मामला अदालत में पहुंचा तो उसे खारिज कर दिया, क्योंकि पुलिस ने अपने जांच में दावा किया था कि ओवैसी एक ही समय पर 5 अलग अलग जगहों पर मौजूद था, जो बिल्कुल ही संभव नहीं था। ओवैसी जेल तो गए, लेकिन उनके समर्थकों के बीच ये संदेश गया कि उनके आवाज को उठाने वाले नेता को सरकार पराजित कर रही है। और इसी घटनाओं के बाद हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय के बीच ओवैसी के लोकप्रियता और तेजी से बढ़ने लगी। इस घटनाओं से ठीक 1 साल बाद एक बार फिर गणेश चतुर्थी की त्योहार आया। तारीख थी 22 सितंबर 1999। एक बार फिर पत्थरबाजी हुई और ओवैसी एक बार फिर मौके पर पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें जेल नहीं हुई, लेकिन आंध्र प्रदेश के पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। हाँ, पुलिस ने मुझे मारा 22 सितंबर 1999 को शहर हैदराबाद में पत्थरगट्टी के मुकाम पर इतना मुझे पीटा कि मेरे सर पर 18 टाके लगे, मेरी पूरी पीठ को लहूलुहान कर दिया। मेरे A1 मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक असुद्दीन ओवैसी बताते हैं कि उन्हें खबर मिली कि हैदराबाद के पुराने शहर में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है और कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी हुई है। वह तुरंत मौके पर पहुंचे। माहौल बड़ा तनावपूर्ण था। उस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एन चंद्रबाबू नायडू, जिनका बीजेपी के साथ गठबंधन था। एक बार फिर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। AIMIM कांग्रेस के साथ मिलकर प्रचार कर रहे थे। ओवैसी जब पीड़ित महिलाओं से मिलकर बाहर निकल रहे थे, तभी राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। किस्मत से स्थानीय थाने की एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार वहां पहुंच गए, जिसमें एक हिंदू और एक मुसलमान थे। उन्होंने ओवैसी को बचाने की कोशिश की। इस हमले में ओवैसी इतने घायल हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद AIMIM के समर्थक शहर बंद करने का आह्वान करना चाहते थे, लेकिन असुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ओवैसी बताते हैं, जब वे अस्पताल में थे तभी उनके पिता का फोन आया। पिता ने ओवैसी से कहा, अस्पताल में इतने दिनों पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में आए हो, अंग्रेजियत छोड़नी होगी। राजनीति में अपने लिए समय और सुकून जैसी कोई चीज नहीं होती। अस्पताल से जल्द आओ, पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाओ। साल 1999 में आंध्र प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए। असुद्दीन ओवैसी अपनी 4 मीनार सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज किए। इसी साल परिवार से दूर रहे अकबरुद्दीन ओवैसी भी AIMIM के ऊपर लड़ते हैं। उनके सामने थे अमानुल्लाह, वही अमानुल्लाह जिन्होंने AIMIM से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी MBT टीम बनाई थी। चुनाव हुए और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने पिता सलाउद्दीन ओवैसी को प्रतीत मात देते हुए अमानुल्लाह और उनके पॉलिटिकल पार्टी MBT का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इधर असुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी का भी राजनीतिक करियर शानदार रहा। वो 1984 से लेकर 2004 के बीच हैदराबाद लोकसभा से लगातार 6 बार चुनाव जीते। 51 साल की राजनीति में उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। 6 बार इसके पिता सांसद, अब ओवैसी बेटा है। लेकिन
लेकिन साल 2004 आते आते सलाउद्दीन ओवैसी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया। सलाउद्दीन ओवैसी ने ये जिम्मेदारी सौंपी अपने बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी को। यह पहला मौका था जब असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे। साल 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। असदुद्दीन ओवैसी 1,74,000 वोटों से जीत हासिल करके पहली बार सांसद पहुंचे। वक्त यूं ही गुजरता गया। साल 2008 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन इसी साल AIMIM के सदर सलाउद्दीन ओवैसी साहब का भी इंतकाल हो गया। पिता के मौत के बाद AIMIM के कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में आ गए। पिता सलाउद्दीन ओवैसी के निधन के बाद असदुद्दीन ओवैसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि AIMIM के पुराने वोटर अब भी उसी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या नहीं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला पहले से कई ज्यादा कठिन था। साल 2004 के मुकाबले ओवैसी के सामने एक मजबूत चुनौती खड़ी थी, जिसका नाम था जाहिद अली खान। कहा जा रहा था कि हैदराबाद के पढ़ी लिखी आबादी जाहिद के साथ है। जाहिद उर्दू अखबार सियासत से एडिटर थे और कभी AIMIM का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन 2005 के बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके रिश्तों में करवाहट आ गई और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। केरवन मैगजीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक जाहिद का कहना था कि उन्होंने AIMIM इसलिए छोड़ी क्योंकि पार्टी हैदराबाद मेडिकल कॉलेज के लिए संदिग्ध डोनेशन ले रही थी। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच खुला टकराव हो गया। पार्टी छोड़ने के बाद जाहिद अली लगातार ओवैसी पर हमलावर रहे। उस वक्त सियासत अखबार ने तो यहाँ तक कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन में अपनी वकालत की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। जवाब में ओवैसी ने मीडिया के सामने अपनी शख्सनी दस्तावेज और सर्टिफिकेट पेश किए और अखबार का खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। दोनों के टकराव के कई किस्से हैं। इनमें से एक किस्सा मार्च 2007 का है। एक शाम जाहिद अपने कार से घर लौट रहे थे, तभी एक बाइक सवार ने उनकी कार की खिड़की पर दस्तखत दी। जाहिद ने शीशा नीचे किया। शीशा नीचा होते ही किसी ने उन पर सीवेज का गंदा पानी फेंक दिया। जाहिद ने इस हमले के पीछे भी असदुद्दीन ओवैसी का हाथ बताया। हालांकि ओवैसी ने इस आरोप को गलत बताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। केरवन मैगजीन में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 के चुनाव में प्रचार के दौरान जाहिद पर पत्थर भी फेंके गए। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी TDP के एक कार्यकर्ताओं को डंडा मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। उन पर दंगा भड़काने का आरोप भी लगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना था वो शख्स वोटिंग के दौरान गड़बड़ी कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने डंडा बरसाया। केरवन मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक CPIM के एक स्थानीय नेता M श्रीनिवास बताते हैं कि AIMIM के लोग उन्हें कार्यकर्ताओं को मारते धमकाते थे। यहाँ तक कि राज्यसभा सांसद P मधु के साथ भी मारपीट की गई। इन तमाम आरोपों के बावजूद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार दूसरी बार हैदराबाद सांसद पहुंचे। इस बार उनके वोटों में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के चुनाव में AIMIM ने 7 सीटें भी जीती थी। लेकिन इससे ठीक पहले हैदराबाद में एक ऐसी घटना हुई थी जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी को कभी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वो घटना थी हैदराबाद का मक्का मस्जिद बम धमाका। साल 2007 का मई का महीना था। शुक्रवार का दिन था। इसी दिन मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ते हैं। इस दौरान मस्जिद में काफ़ी भीड़ होती है। जगह थी हैदराबाद की मक्का मस्जिद। जुमे के दिन नमाज मुकम्मल होते ही मस्जिद के अंदर एक बम धमाका हुआ। 18 मई 2007 को हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई थी। 58 लोग घायल हुए थे। इस धमाके में कुल 9 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इसके बाद हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। शहर में भारी पुलिस तैनात कर
कर दी गई। इसी दौरान पुलिस पर आरोप लगे उसने 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। पुलिस ने कहा कि मक्का मस्जिद बम धमाका इस्लामिक विचारधाराओं के अंदरूनी टकराव के वजह से हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार विदेशी ताकतों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती रही। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। यूएस राज्य चंद्रशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे। सरकार AIMIM का समर्थक था। इस बम धमाके से अगले कुछ दिनों बाद राज्य सरकार के अलग अलग इलाकों से करीब 70 मुस्लिम युवकों को हिरासत में ले लिया। इस ब्लास्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वही बयान दोहराया जो राज्य सरकार कह रहे थे कि हमला बाहरी ताकतों ने करवाया है। लेकिन जैसे जैसे जांच में सरकार और प्रशासन की लापरवाही सामने आने लगी, ओवैसी का भी रूप बदलने लगा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जिन मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। करीब 1.5 साल बाद सब युवकों जेल से बाहर आए। AIMIM उनके रिहाई का मांगे करने लगे। कहा गया पार्टी दोबारा आवाज उठाने से ही ये मुमकिन हो पाया। हालांकि केरवन मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ मोहम्मद खान ने कहा इस रिहाई में AIMIM की कोई भूमिका नहीं थी। जब वे साफ हो गया कि युवक रिहा होने वाले हैं, तब AIMIM अचानक सामने आए और जमानत की राशि दिलवाने लगी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर ही धमाके में मारे गए लोगों को जनाजे जल्दीबाजी में करवाए गए। साल 2010 में जांच से साफ हो गया कि मक्का मस्जिद बम धमाका हिंदुत्ववादी धर्मपंथियों ने करवाया था। जिन मुस्लिम युवकों को झूठे आरोप में फंसाया गया था उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया। जहां कुछ लोग इस पूरे मामले में ओवैसी रवैये को गलत मानते हैं, वहीं कुछ इसे शांति बनाए रखने की कोशिश बताते हैं। केरवन मैगजीन में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के एक सीनियर पुलिस अफसर नाम ना छापने की शर्त पर कहा था कि ओवैसी ने हालात को शांत करने में मदद की। ये मामला दंगे तक जा सकती थी। उस अफसर के अनुसार ओवैसी ने हालात बिगड़ने से बचाने के लिए धमाके में मारे गए लड़कों को सुबह होने से पहले ही दफन कराने में मदद की। लेकिन इन सब के बयान पर ओवैसी के घर से आया एक बयान हमेशा भारी पड़ जाता है। तारीख थी 1 नवंबर 2012, रात का वक्त था। हैदराबाद में अचानक अफवाह फैल गई कि कुछ लोग पुराने शहर में 4 मीनार के पास बने भाग्य लक्ष्मी मंदिर का आविष्कार कर रहे हैं। ये मंदिर 4 मीनार की एक कोने पर बना है और इसे लेकर सालों से विवाद चला आ रहा है। हिंदुत्व पक्ष का ये दावा है कि मंदिर 4 मीनार से भी पुराना है। वहीं मुस्लिम पक्ष पुरानी तस्वीर दिखाकर ये दलील देता है कि 1960 के दशक से पहले वहाँ मंदिर मौजूद ही नहीं थी। उस रात अफवाह फैलने के बाद मंदिर समिति ने सफाई दी। दिवाली की सजावट की जा रही थी, जबकि AIMIM का आरोप था कि मंदिर की विस्तार की योजना बनाई जा रही थी। AIMIM ने इस मामलों में तब के कांग्रेस मुख्यमंत्री N किरण कुमार रेड्डी से दखल देने की अपील की। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबर उद्दीन ओवैसी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद AIMIM ने राज्य और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस से अपना समर्थक वापस लेने का ऐलान कर दिया और दोनों दलों के बीच पुराना गठबंधन टूट गया। हालांकि जानकारों का कहना है कि 4 मीनार की विवाद दोनों दलों के बीच टूट की वजह जरूर बनी, लेकिन अंदर खानी मनमुटाव पहले से ही चला आ रहा था। इसकी वजह थी एक जमीन। जुलाई 2012 में अकबर उद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री N किरण कुमार रेड्डी को चिट्ठी लिखकर एक एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगी थी। अगस्त महीने में असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही मांग दोहराई थी। उसी महीने
असदुद्दीन ओवैसी के सबसे छोटे भाई पत्रकार बुरहानुद्दीन ओवैसी ने अपने अखबार इत्तेमाद के लिए सरकार से जमीन लीज पर देने की मांग की थी। दिसंबर 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चिट्ठी लिखकर इस चिट्ठी में उन्होंने मांग की AIMIM के मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल को जो जमीन लीज पर दी गई थी उसका मालिकाना हक बदलकर उसी अस्पताल का नाम कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ने ओवैसी भाइयों की मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से कहा कि हम अल्पसंख्यकों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं, जिसके चलते ओवैसी ने कांग्रेस से नाता तोड़ VSR के साथ गठबंधन कर लिया। इसी बीच हालात और बिगड़ते चले गए। दिसंबर 2012 के आखिर में अकबरुद्दीन ने आदिलाबाद में एक बड़ी रैली के दौरान भड़काऊ बयान दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया और चुनौती देते हुए यहाँ तक कह दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर दिखाता हूँ किसमें कितना हिम्मत है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये वीडियो टीवी चैनल पर तेजी से फैलने लगा, न्यूज़पेपर में हाईलाइन बनने लगी। इसके बाद उन पर नफरत फैलाने और दंगे भड़काने के मामले दर्ज किए गए। अकबरुद्दीन ओवैसी इलाज का बहाना बनाकर लंदन चले गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती गई। 7 जनवरी 2013 के सुबह वह हैदराबाद लौटे। एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों समर्थक अकबरुद्दीन ओवैसी को चारों तरफ से घेर कर घर ले आए। पुलिस घर पहुंची तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीमारी का बहाना देकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने AIMIM के दूसरे नेताओं के पुराने मामलों को भी खंगालना शुरू कर दिया। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का 8 साल पुराना मामला भी शामिल था, जिसमें उन पर मस्जिद गिराने में अधिकारियों को रोकने का आरोप था। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी को भी जेल भेज दिया गया। ओवैसी लगभग 2 हफ्तों तक जेल में रहे। जमानत पर रिहा होने के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को भी लगभग 40 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई। असदुद्दीन ओवैसी से जब भी मीडिया में भाई के इस बयान के बारे में सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब होता, मामला सब जुरिस है, फैसला अदालत सुनाएगी। कांग्रेस से अलग होने के बाद AIMIM हैदराबाद से बाहर निकलकर खुले तौर पर मुस्लिम वोटों को आकर्षित कर सकती थी, खासकर उन इलाकों में जहां मुसलमान पहले कांग्रेस और उनके धर्म दलों को वोट दिया करते थे। 2012 के आखिर और 2013 की शुरुआत तक AIMIM महाराष्ट्र और कर्नाटक की कई नगर पालिकाओं में अपने कई मौजूदगी बना चुकी थी। ये वो इलाके थे जो कभी हैदराबाद रियासत के हिस्सा हुआ करते थे, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कांग्रेस पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। देश भर में एक चेहरा तेजी से उभर रहा था, नाम नरेंद्र मोदी। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कांग्रेस को महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेर रही थी, वहीं हिंदुत्ववादी राजनीति की भी आहट सुनाई दे रही थी। एक चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी को वही लोग प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहता है जिनकी राजनीति का मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान ने फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया था
कि देश की राजनीति आने वाले वक्तों में किस तरफ करवट लेने वाली है। बहरहाल चुनाव हुए और बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई, कांग्रेस का सुफरा साफ हो गया। हालांकि ओवैसी अपनी सीट बचाने में सफल रहा। वो लगातार तीसरी बार हैदराबाद से सांसद चुने गए और देश की राजनीति में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया। लेकिन इस एकजुटता से जितना फायदा ओवैसी का हो रहा था, उससे कई ज्यादा फायदा बीजेपी का था। दोनों तरफ से पॉलिटिकल को धर्म के आधार पर पोलराइज किया जा रहा था। एक तरफ ओवैसी के पास मुसलमानों से जुड़ी मुद्दे उठाकर एक नेशनल लीडर बनने का स्कोप था, वहीं दूसरी तरफ जब जब ओवैसी बीजेपी को मुसलमान की विरोधी पार्टी बताते तो भाजपा इसका इस्तेमाल पार्टी के ध्रुवीकरण के लिए करते। और यही वजह थी कि जैसे जैसे ओवैसी देश के राजनीति में आगे बढ़ने लगे तो विपक्षी दल उन्हें भाजपा की बी टीम बताने लगे। 2014 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए। ओवैसी ने इस चुनाव में अपना 24 उम्मीदवार उतारे। चुनाव में AIMIM ने 2 सीटें बाईकुला और औरंगाबाद अपनी नाम कर लिया। महाराष्ट्र के बाद अब बारी थी बिहार की। महाराष्ट्र में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी को लगा कि अब दूसरे राज्य में भी किस्मत आजमाया जा सकती है। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। ओवैसी ने सीमांचल पर फोकस किया। सीमांचल बिहार के उत्तर पूर्व का इलाका है। इसमें 4 जिले पड़ते हैं: किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इन चारों जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। 2015 के चुनाव में ओवैसी ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि लोग सीमांचल के मुसलमानों, बंगाल देशी समेत हैं और उन्हें शक की नजर से देखते हैं। ओवैसी ने साफ कहा कि हम यहाँ 1200 साल से रह रहे हैं, हमें वफादारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमारी कब्रें भी गवाही देंगे कि हम यहीं के हैं। इसी बयान में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा। ओवैसी ने अमित शाह की वो बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि बिहार में बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इस पर ओवैसी ने कहा, चुनाव बिहार में हुई है, पाकिस्तान में नहीं। कि हैदराबादी उर्दू और ऊंची आवाज सीमांचल के लोगों को खूब पसंद आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी के इस बयान पर कि बिहार सरकार मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। ओवैसी ने कहा, आरक्षण हमारा संविधानी हक है, इसे दलित और पिछड़ों से कोई छीन नहीं सकता। माननीय ओवैसी मुसलमानों के साथ साथ दलितों वोटों की भी हमदर्दी बनने की कोशिश कर रहे थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल में ओवैसी की पहली बड़ी कोशिश रही, लेकिन AIMIM इस चुनाव में खाता तक भी नहीं खोल पाई। हालांकि पार्टी को अच्छा वोट मिला, लेकिन नाकाम रही। इसी का फायदा पार्टी को साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में AIMIM ने सीमांचल के 5 सीटों पर जीत दर्ज की। जहाँ ये जाता है हर जगह से जीता है, मानो एक चीता है। लेकिन इस कैट फाइट का नतीजा ये हुआ कि सीमांचल, जिसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र का इलाका कहा जाता है, वहां भाजपा 24 सीटों में से 8 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बाद में AIMIM के 5 विधायकों में 4 RJD में शामिल हो गए। पार्टी में एक विधायक बची, अख्तरुल ईमान। इन्हीं के नेतृत्व में AIMIM सीमांचल चुनाव लड़ रही थी। 4 विधायक के पार्टी छोड़ देने के बावजूद AIMIM की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। अख्तरुल ईमान की नेतृत्व में बिहार में AIMIM की कैडर मौजूद हुआ। लेकिन साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी किसी और ही राजनीति पर काम कर रहे थे, मानो वो भाजपा की बी टीम का टैग अपने ऊपर से हटाना चाहते थे। AIMIM ने बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन RJD
जेडी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद AIMIM ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के 16 जिले में कुल 32 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से अकेले सीमांचल की 24 सीटें थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर ओवैसी ने कहा, मलाह का बेटा जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ। ये बयान सीमांचल के लोगों को खूब रहस्य आई। चुनाव के नतीजे आए तो एक बार फिर AIMIM ने बिहार के 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई। वहां अकेले ओवैसी की छोटी सी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार से चलते हैं यूपी की तरफ। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले थे। 403 सीटों वाले इस चुनाव में ओवैसी ने कुल 38 उम्मीदवार खड़े किए, जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आगरा। लेकिन इस चुनाव में ओवैसी को कोई खास सफलता नहीं मिली। पार्टी को सिर्फ 0.24% वोट ही मिले। इसके बाद साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आया। ओवैसी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। शुरुआत में योजना थी ओम प्रकाश सोहल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राज्य भर बीजेपी के साथ चले गए। इसके बाद AIMIM ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार पार्टी ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। नतीजा फिर वही रहा। पार्टी को 0.45% वोट परसेंटेज ही मिले। ओवैसी बिहार जैसा करिश्मा यूपी में नहीं दोहरा पाया। हालांकि इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान 3 जनवरी 2022 की एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। मेरठ से रैली कर लौटे वक्त हापुड़ के छिजारसी टोल गेट पर ओवैसी के काफिले पर कुछ युवकों ने 9 mm के पिस्टल से 3 से 4 गोलियां चलाई। ओवैसी साहब पोस्ट पर लिखते हैं, कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। 4 राउंड फायर हुए। 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज है, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज है। ओवैसी ने इस घटनाओं को बीजेपी की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। पुलिस ने कुछ ही देर में एक हमलावर को पकड़ लिया, बाद में एक और को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों का नाम सचिन और सुमन था। जांच में ये भी सामने आया कि दोनों आरोपी असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबर उद्दीन ओवैसी के साल 2004 में दिए गए एक बयान से खफा थे, जिसमें अकबर उद्दीन ने कहा था, ये जो ताजमहल और कुतुब मीनार है ये हमारे बाप दादाओं का है। इसी बयान से नाराज होकर उन्होंने असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलाई। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में घोषित किया कि ओवैसी को Z कैटेगरी का सुरक्षा दी जाएगी। ओवैसी का आरोप था कि सुरक्षा देने में जानबूझकर देरी की गई। ओवैसी पर गोलियां चलाने वाले आरोपी अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब आते हैं उस कहानी की तरफ जिसने ओवैसी को हैदराबाद से बाहर पूरे देश में पहचान दिलाई। असुद्दीन ओवैसी जब पहली बार साल 2004 में सांसद पहुंचे तो उन्हें 2 प्लेटफार्म का ताकत का अंदाजा बखूबी
हो चुका था। पहला सांसद, दूसरा मीडिया, इन दोनों प्लेटफॉर्म का उन्होंने बाखूब इस्तेमाल किया। लगातार सांसद और मुसलमान से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे। साल 2014 ओवैसी का टर्नल पॉइंट था। बीजेपी चुनाव जीत चुकी थी। इसके बाद बीजेपी एक के बाद एक कई बिल संसद में पेश कर रही थी। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल विरोध तो कर रहे थे, लेकिन एक दायरे तक। इन दलों के विरोध में वो ताप नहीं थी जो ओवैसी लेकर आते थे। साथ ही ओवैसी की दलील ये थी कि बाकी दल सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान लीडरशिप तैयार नहीं करते, और यही मैसेज घर घर तक पहुंचे, इसके लिए ओवैसी मीडिया का सहारा लिया। कई पत्रकार बताते हैं आप ओवैसी के बातों से भले ही ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में तर्क होता है। अब सोशल मीडिया भी भारत में काफी पॉपुलर हो रहे थे। ओवैसी के भाषणों के क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे थे। ओवैसी कभी संसद में मोदी सरकार को चुनौती देते, बिल के कॉपी फाड़ते दिखते, तो कभी रैलियों में कांग्रेस, सपा, राजद जैसी पार्टियों को चुनौती देते। फिर ट्रिपल तलाक, CAA, NRC, UCC वक्त जैसे मुद्दे आए तो सड़क से लेकर संसद तक ओवैसी उन सभी शंकाओं को पूरी गिरनिता से उठाते दिखे जो आम मुसलमानों के मन में थे। आम मुसलमानों की नाराजगी को ओवैसी अपनी तर्क के सहारे आवाज दे रहे थे। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 2019 में इन्हें अपराधी श्रेणी में लाने के लिए संसद में फिर पेश कर दिया गया। असुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का लोकसभा में कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गैर कानूनी करार दे दिया है, अब इसे अपराधी कानून बनाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 498 IPC, 125 CRPC और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So because of this, your bill, purported bill, does not satisfy intelligible differences. ओवैसी ने आगे कहा कि अगर कोई दूसरी धर्म की व्यक्ति अपनी पत्नी को गलत तरीके से तलाक देता है या क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम मर्द ट्रिपल तलाक देता है तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? करन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में ओवैसी सवाल रेस करते हुए कहते हैं कि अगर कोई पुरुष ट्रिपल तलाक के मामले में 3 साल की सजा काट कर जेल से लौटेगा तो क्या उसकी पत्नी उस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी जिसमें उसके साथ ज्यादती हुई, उसे तलाक दिया गया। और ओवैसी आगे कहते हैं कि इस कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी केस साबित करने का पूरा बोझ पति पर डाल दिया गया है। ओवैसी के हिसाब से कानून ट्रिपल तलाक पर नहीं बल्कि पति द्वारा पत्नी को बेसहारा छोड़ देने का खिलाफ बनना चाहिए। हालांकि ये बिल संसद में परिकीत हो गया। आज ट्रिपल तलाक देने पर 3 सालों का सजा है। ओवैसी कहते हैं कि मैं ट्रिपल तलाक को गलत मानता हूं और इसे देना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी जाएगी तो समानता के आधार पर कानून रद्द हो सकती है। वक्त बीता और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। अयोध्या बढ़ित सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर फुल स्टॉप लगाते हुए फैसला सुनाया और राम मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। इस फैसले पर असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की ये फैसले से इनकार कर दिया। ओवैसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। 5 एकड़ जमीन के सवाल पर ओवैसी ने सख्त लहजे में कहा कि हमें खैरात की जमीन नहीं चाहिए, ये हमारी शहादत का अपमान है। हिंदुस्तान का मुसलमान
इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई उस जमीन पर अगर मस्जिद भी बनती है तो वे उस मस्जिद में कभी कदम नहीं रखेंगे। अयोध्या बढ़त की कुछ ही वक्त गुजरे थे कि देश भर में एक और मुद्दे तुल पकड़ ली थी। मुद्दा था CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कानून को लेकर देश भर में खूब प्रोटेस्ट हुए। बीजेपी ने जैसे ही ये बिल संसद में टेबल किया, ओवैसी को अपनी बात रखने का एक और मौका मिल गया। ओवैसी ने कहा, जब भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी जा रही थी तो उसमें किसी भगवान या खुदा का नाम से नहीं लिखा गया। अब एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसकी बुनियाद ही मजहब है। जब संविधान का प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी ने CAA को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनल चेक यानी NRC से जोड़कर संसद में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि ये कानून असंवैधानिक है। ओवैसी के मुताबिक ये कानून मुसलमानों को नागरिकता के दायरे से बाहर करती है, जबकि दूसरे धर्म के प्रवासियों को फायदा पहुंचाता है। ओवैसी ने भरे संसद में ये बिल की कॉपी फाड़ दी। आप ये कानून बना रहे हैं और जब NRC हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो CAB के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। ये इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। फरवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के कुल्लू में एक NTCA रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भारत से मोहब्बत की बात कही। क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने UCC बिल पास कर दिया और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। UCC का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी इसके तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्ति जैसी पर्सनल मामलों में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। मुसलमानों की सबसे बड़ा चिंता यह थी कि इस कानून से उनका शरीयत आधारित कानून छिन जाएगी, जैसे कि निकाह, मेहर, तलाक और इनहेरिटेंस जैसे परंपरा पर टिका हुआ है। असुद्दीन ओवैसी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने UCC को हिंदू कॉल फॉर्म ऑल कहा, माने एक हिंदू केंद्र सिस्टम को सब पर थोपा जा रहा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी ने साल 2024 में एक और बिल संसद में टेबल कर दिया। वो था वक्त संशोधन विधि। इसको लेकर केंद्र सरकार ने दावा किया, इसका निर्देश वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ाना और दुरुपयोग रोकना है। इस वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करना, संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य कराना और केंद्र वक्फ परिषद बनाना जैसे प्रावधान थे। लेकिन असुद्दीन ओवैसी ने इसका कड़ा विरोध किया। इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारी पर हमला बताया। उनका तर्क था कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 29 का उल्लंघन करता है और मुसलमानों धार्मिक संस्थाओं से जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान पर सरकारी दखल बढ़ाएगा। उन्होंने इसे लुटेरे का कानून कहा और भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाया। संसद में बिल पास होने के बाद ओवैसी समेत मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें 40 से ज्यादा प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। उनका कहना था ये कानून मुसलमानों की मालिक अधिकार छीनता है और समाज में अस्थिरता पैदा कर सकती है। मामला अभी भी
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है, जितने भी ऐसे मुद्दे पिछले 10-15 सालों में मुसलमानों से जुड़े थे, उनमें जो सबसे मुखर आवाज रही वो थी असुद्दीन ओवैसी साहब की। लेकिन AIMIM पर लंबे समय से वक्फ के जमीनों को लेकर विवाद और आरोप लगते रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान। और तेलंगाना, सक्खर, हैदराबाद वक्फ समितियों के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। विरोधियों का कहना है कि AIMIM के कुछ नेता और उनके करीबी लोग इन जमीनों का गलत इस्तेमाल करते हैं और कई बार अवैध कब्जा को बचाने में मदद करता है, जबकि पार्टी खुद को वक्फ संपत्तियों का रक्षक बताते हैं। कब्जों के खिलाफ CBI या CID जांच की मांग करती है। असुद्दीन ओवैसी इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करते आए हैं और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये विवाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। केरवन मैगजीन में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे चर्चित मामला साल 2011 का है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में AIMIM नेता अकबर उद्दीन ओवैसी पर जमीन विवाद को लेकर हमला हुए, जिसमें एक हमलावर के मौत हो गए और अकबर उद्दीन करीब 19 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। हालांकि विरोधियों ने इस मामला में उन पर ही गैर नियत कब्जे का आरोप लगाया। इसी तरह साल 2016 में असउद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से डायरेक्टर MG अकबर पर सरकारी संसाधन का दुरुपयोग और लापरवाही के आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग की। इसी बाद उनका ट्रांसफर हुआ, जबकि विरोधियों का दावा था कि अकबर वक्फ जमीनों का खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे थे। इन विवाद से जुड़ा एक और उदाहरण दरगाह शाह खामोश का भी है, जहां 2024 की एक जांच में इसके मुतवल्ली सैयद अकबर निजामुद्दीन पर वक्फ जमीन की अवैध बिक्री का आरोप लगा और उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जबकि ओवैसी ने इन सभी मामलों को पुराने और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा इनमें कुछ भी साबित नहीं हुई है। संसद और मीडिया में अपनी बात पाबंदी से रखने वाले ओवैसी ने कई बार कुछ ऐसा बोल गए जिससे काफी कंट्रोवर्सी हुई। साल 2016 की बात है, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया, कहा कि देशभक्ति सिखाने के लिए युवकों को भारत माता की जय बोलना सिखाना जाना चाहिए। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर के एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे, भले ही गले पर छुरी रख दी जाए। ओवैसी ने कहा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि किसी को भारत माता की जय बोलना ही होगा। तो हम पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसी का तर्क था कि ये नारा राष्ट्र को एक देवी के रूप में पूजने जैसा है, जो इस्लामिक विश्वास के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ एक ही ईश्वर का इबादत की जाती है। वो कहते हैं कि किसी और को कहने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। ये नारा बोलना देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं। क्वेश्चन ये है कि आप भारत माता की जय बोलने में क्यों परेशानी होती है आपको? देखिए, इसको वफादारी से जोड़ने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं जय हिंद बोल रहा हूं, इसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, भारत जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, तो इसमें ये मेरा राइट है। मेरा बोलना है कि भारत में डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। आप अपना नारा आप लगाइए,
हम अपना नारा लगाएंगे। तो यही तो भारत की खूबसूरती है। ओवैसी ने जोर दिया सर्वगणतंत्र संग्राम में कई नारे थे, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद, लेकिन किसी एक को थोपना मुसलमानों की गैर राष्ट्रवादी ठहराने की साजिश है, जबकि हम नहीं हैं। इस बयान ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद के बीच आया गीतकार जावेद अख्तर का बयान। 15 मार्च 2016 का दिन जावेद अख्तर के राज्यसभा कार्यकर्ता का आखिरी दिन। जावेद अख्तर ने ओवैसी के नाम लिए बिना कहा कि एक साहब हैं जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, भारत माता की जय बोलना ही होगा। जावेद अख्तर ओवैसी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि संविधान में टोपी शेरवानी पहनने के लिए भी नहीं लिखा गया है। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। अपने रब को जो ना पहचाना, कहाँ है अपना असल ठिकाना। जावेद अख्तर भाई मेरे अब तो जरा समझ जाना। लेकिन ओवैसी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब सोशल मीडिया पर हर तरफ ओवैसी ओवैसी छाए रहे। ओवैसी की जमकर तारीफ हो रही थी। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने 26 निर्दोष की धर्म पूछकर हत्या कर दी। लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। यह हमला पाकिस्तान समर्थक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRP ने करवाया था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इंडरफोक्टेन TT को सस्पेंड कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया। इस पूरे तनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का बयान सोशल मीडिया पर छाए रहे। जो ओवैसी सरकार के मुखर आलोचना कर रहे थे, वही इस बार पाकिस्तान की कायराना हरकतों पर खुलकर बरसते दिखे। हमले के 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल 2025 को ओवैसी ने देश के तमाम मुसलमानों से अपील की कि जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर इस आतंकी हमले का विरोध करे। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना ISIS से करते हुए कहा कि तुम खुद को न्यूक्लियर पावर कहते हो, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या का जवाब नहीं दे सकते। धर्म के नाम लोगों को मारना क्या दीन या इस्लाम है? ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के 4 मई को दिए एक और बयान ओवैसी ने सरकार से कहा कि पहलगाम हमले के बाद सैनिक कार्रवाई को बीच में नहीं रोका जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का ये सही मौका था। असदुद्दीन ओवैसी का वो रूप था जो पहले बहुत कम लोग देखा था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। बाद में एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा पहलगाम पर उनका बयान का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को हत्या देखकर वो अंदर से टूट गए थे और वही दर्द उनके शब्दों में बाहर आया। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि ओवैसी भारत में एक ऐसे नेता बनकर उभरे जो मुसलमान समुदाय के लिए खुलकर आवाज उठाता है। कभी पाकिस्तान परस्तीत का थब्बा लिए AIMIM अब भारत की राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल हैदराबाद के इन नेताओं को हिंदुस्तान के बड़ा नेता बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये रास्ता ओवैसी अकेले तय करते हैं या फिर उन्हें कोई बड़ी सहारे की दरगाह होगी।